हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है जो कि लेक्चर नंबर हमारा 11 था, उसमें हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ना, इसको और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के थ्रू हमने जो रिफ्रैक्शन है वो स्टडी करनी है। ठीक है। ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका शायद आप लोग जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट भी स्कूल में कर चुके होंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हमारे पास ये ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब है हमारे पास। ग्लास स्लैब बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली ग्लास की बनी है। ठीक है। ये स्लैब प्लास्टिक की भी हो सकती है, कोई और ट्रांसपेरेंट चीज़ की भी हो सकती है। ठीक है। ये ग्लास स्लैब है। ठीक है। इस ग्लास स्लैब के बाहर वाला जो एरिया है, इसको मान लेते हैं वो एयर है। ये आ गया ग्लास। ये मीडियम 1 है, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल आपको पता है, एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए, यहां से एक लाइट रे आई, यहां पे एक लाइट रे पड़ी। ठीक है। इसने एंगल यहां पे बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई आ गया। और फिर हमें पता है कि जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है एयर के मुकाबले। ठीक है। तो लाइट क्या करेगी, बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल और इधर पहुंच जाएगी दूसरे एंड पे। इसको लेते हैं, इसको मैं I1 लिख देता हूँ, इसको R1 लिख देता हूँ। एक बार जरा मैं एक चीज़ आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। हमने लास्ट टाइम ये तो बोला था कि यार एक रेरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेरर एंड डेंसर मीडिया। अब देखो, रेरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है, ये बताने के लिए कम से कम 2 मीडियम होना जरूरी है। ठीक है। जैसे आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये 3 पोल्स हैं हमारे पास। ये 3 पोल्स, पहला पोल आ गया ए, दूसरा बी, तीसरा आ गया सी। अगर मैं आपको ये पूछूं कि ए छोटा है कि बड़ा है, वेदर ए इज स्मॉल और इट इज लार्ज, तो आपका आंसर होगा कि ये बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो जब भी कोई चीज़ छोटी होती है, जब बड़ी होती है, तो वो बताने के लिए हमारे को कोई चीज़ रेफरेंस के लिए ज़रूर चाहिए। मैं बोलूँगा बी इज़ स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन ए एंड स्मॉलर देन सी। जहाँ मैं बोलता हूँ ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज लार्जर देन बी बट स्मॉलर देन सी। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इज रिलेटिव। तो कोई चीज़ छोटी है जब बड़ी है, वो हम हमेशा किसी और चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू ही बता सकते हैं कि वो चीज़ छोटी है कि बड़ी है। ठीक है। इसी तरीके से कोई मीडियम रेयर है कि डेंसर है, वो अकेला एक मीडियम के से नहीं बता सकते हम। कम से कम हमारे पास 2 मीडियम होने चाहिए। ठीक है। मान लो आपके पास एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है। अब इसमें डेंसर कौन सा, रेयर कौन सा है देखिए, मान लो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। तो जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, और जिसका कम हो उसको कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास एक तीसरा मीडियम है। ठीक है। ये 2 थे तब तो हमने बता दिया कि ये रेयर मीडियम है। अब मान लो हमारे पास 3 मीडियम है, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। ठीक है। अब अगर हमें ये पूछे कि ये मीडियम सी क्या एक रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि सी इज डेंसर मीडियम देन बी। सी अगर बी से देखें तो डेंसर है, लेकिन सी अगर हम ए से देखें तो रेयर है। तो इसका मतलब ये है कि कोई मीडियम डेंसर है कि रेयर है, ये हम हमेशा किसी और के विद रिस्पेक्ट टू ही बता सकते हैं। तो कम से कम 2 मीडियम होने चाहिए। ठीक है, अकेले मीडियम के बारे में नहीं बताते, क्योंकि यहां देखो 1.4 इसके हिसाब से रेयर है, लेकिन इसके हिसाब से डेंसर है। तो रेयर और डेंसर जो है ये रिलेटिव टर्म्स है, कम से कम 2 होने चाहिए, ताकि हम डिफाइन कर पाए कि रेयर मीडियम कौन सा है दोनों में से और डेंसर कौन सा। ठीक है जी। ओके जी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापिस, जहाँ जो हम कर रहे थे। अब इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला जी एक ग्लास लैब है, ग्लास रेयर डेंसर मीडियम है और एयर। अगर हम ग्लास और एयर को कंसिडर करेंगे तो उसमें से ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाते हैं। अब जब यहाँ पे एक और नॉर्मल बनेगा तो ये वाला जो एंगल होगा, अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये लाइट क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, इधर भी एयर ही है। ठीक है, इधर भी बाहर एयर है। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देते हैं I1, सॉरी I2, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। ठीक है, ओके जी। ये होगी ग्लास लैब। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो हम ये देखेंगे, ये जो रे है ना, इसको कहते हैं एमरजेंट रे। क्या कहते हैं? एमरजेंट रे। तो एमरजेंट रे है, ये रे जो होती है ये पास ही कर जाती है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे आ रही थी, लेकिन क्या हुई, टकराने के बाद थोड़ी शिफ्ट होगी इस तरफ को, रही पैरेलली, ओरिजिनल रे के पैरेलल ही रही, लेकिन थोड़ी शिफ्ट होगी। ये जो शिफ्ट है दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, और इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे और भी चीज़ें निकलेंगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो किसके बराबर आएगा? साइन ऑफ I1 डिवाइड बाय साइन ऑफ R1, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम एयर है। यही अगर इस इंटरफेस पे देखें, यहाँ पे देखें, तो यहाँ क्या आता है? अब यहाँ पे लाइट यहाँ से यहाँ को आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड से फर्स्ट में आ रही है ना वापिस लाइट, और वो किसके बराबर आएगी? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है जी, ये मिल गया हमारा। अब अगर इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि ये एंगल इसके बराबर है, और क्योंकि ये पैरेलल रेज है ना, ये पैरेलल रेज है, और एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ऐसे, एंगल I1 के बराबर है, I2 है सॉरी,
एंगल R1 एंगल I2 के बराबर है और एंगल I1 एंगल R2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, वी हैव एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2 और एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम इन इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब N12 किसके बराबर आएगा, N12 को चेंज कर लेते हैं, R2 की जगह क्या लिखेंगे हम, I1, और I2 की जगह क्या लिखेंगे, R1, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/N12 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 डिवाइड बाय साइन ऑफ R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 4, अगर 1 और 4 को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड, तो इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू 1/N12। ठीक है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब ये है कि जिस पाथ से लाइट आ रही है, अगर उसी पाथ से उसको वापस भेजा जाए तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बाई चांस यहां पे एक मिरर लगा दूं तो ये मिरर से लाइट टकरा के वापिस इसी ही पाथ से वापस जाएगी, इस सेम पाथ से वापस जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हालांकि सीबीएसई में इसके ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्या ना बोलते हैं एनटीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, चलिए, इसका मतलब ये भी है, इसको और ढंग से भी लिख सकते हैं ऐसे। वो कैसे, हम बोल सकते हैं N21 इंटू N12, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, 1 के बराबर। अब एक और चीज़ इसमें से हम पता कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप देखिए ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लिया, ये एंगल ये 90 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल I1 है और ये छोटा सा R1 है। तो ये वाला एंगल कितना बना, कितना बना, I1 माइनस R1, कितना बना, I1 माइनस R1 बना ये वाला एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये टोटल एंगल ये इस एंगल के बराबर है। तो I1 इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो I1 में से ये माइनस करूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल गया मेरे को। ठीक है जी, ये एंगल मिल गया। अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, मान लेता हूँ इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक स्लैब की, वो T है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। थोड़ा सा हौच पौच हो गया हुआ है, पर अगर साथ साथ में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको पॉइंट देता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में
ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो किसके बराबर होता है, कॉस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस R1 इज इक्वल टू AB ओवर AC, ठीक है। तो यहाँ से AC निकल जाएगा, ठीक है। AC किसके बराबर आएगा, AC आ जाएगा AB अपॉन कॉस R1, ठीक है। AB अपॉन कॉस R1 ये मिल गया हमारे को, AC मिल गया। इक्वेशन नंबर 5 लिख दो, इसको हम 4 तक लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब अगला ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल कौन सा है, ADC, इन ट्राइंगल ADC। हाँ एक और बात, AB किसके बराबर है, AB तो T के बराबर है, ये तो AB और T, ये T है ना थिकनेस AB, ये बाद में चलो चेंज कर लेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, या फिर T अपॉन कॉस R1, ठीक है। कॉस R1 नहीं तो R भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर हम ACD की बात करें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना, I1 माइनस R1, और हमें निकालना क्या, CD निकालना है। तो CD किसके, यहाँ पे हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन ऑफ इस एंगल का I1 माइनस R1, देखिए 1 तो मैंने खुद यहाँ पे नाम दिया, आप सिंपल I और R भी लिख सकते हो। साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है CD और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो CD इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, AC इंटू साइन I माइनस R ही लिख रहा हूँ मैं सिंपल इसको। तो CD इज इक्वल टू AC यहाँ से निकाल रखा है, कितना आ गया, T अपॉन कॉस R इंटू साइन ऑफ I माइनस R, ठीक है। तो इसका मतलब CD जो है, CD ही, अब देखिए क्या CD ही हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी वही है। तो इसका मतलब लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, T साइन ऑफ I माइनस R डिवाइड बाय कॉस ऑफ R। आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ओके। ऐसे आप कर सकते हो। तो दिस, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये तो पढ़ लिया हमने, अब आगे रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया, उसके अलग अलग फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, आप लोगों को याद होगा। तो अब चलते हैं आगे। आगे जो टॉपिक का नाम है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन करेंगे। बेसिकली हमने क्या करना है इसमें, बेसिकली इसमें दो चीज़ें करनी है हमने, ठीक है। या हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। बेसिकली ये करना हमने, दोनों के दोनों कर्व्ड होते हैं उनके सरफेस, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हमने स्टडी करनी है बेसिकली, ठीक है। चलिए
अब हमारे पास देयर आर टू मेन रिफ्रैक्टिंग लेंस, दो मेन रिफ्रैक्टिव लेंस होते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसमें वो कैसा होता है, कन्वेक्स, बेसिकली बाई कन्वेक्स होता है ये, ठीक है, जिसके दोनों सरफेस कन्वेक्स हों, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस तरह का होता है, बीच में से मोटा होता है, साइडों से पतला, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव या बाई कनकेव एक्चुअली, तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ होता मतलब क्या इसका। ये इस तरह का जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, जो बीच में से साइडों से जो है वो ब्रॉड होता है, सेंटर में से थिन होता है, दिस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। तो ये मेन दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन असली में हमारे पास और भी बहुत सारे लेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है, उसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या है, देखिए ऐसा है, अगर लेंस का एक भाग प्लेन है और दूसरा पार्ट जो है वो ऐसे है बाहर को, तो इसको हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक और प्लेनो कन्वेक्स लेंस लगा दूं सेम तरह का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कन्वेक्स लेंस। इसका मतलब जो कन्वेक्स लेंस है वो बेसिकली दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस से बना हुआ है, इसलिए हम जो कन्वेक्स लेंस है उसको बाई कन्वेक्स भी कहते हैं कभी, ठीक है। एक ये वाला कन्वेक्स सरफेस और एक ये वाला कन्वेक्स सरफेस, इसलिए इसको कहते हैं कई बार बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव क्या है, सेम जैसे प्लेनो कन्वेक्स है वैसे प्लेनो कॉनकेव, उसमें क्या होता है, ऐसे एक लेंस होता है, इस तरह का सरफेस होता है, एक प्लेन होता है और दूसरा कन्वेक्स, सॉरी, एक प्लेन होता है दूसरा कनकेव होता है। ये इसका भी ऐसे ही है, अगर हम ऐसे करके एक ले लें कनकेव, प्लेनो कनकेव, और दूसरे को एक और दूसरा भी कंसीडर करें, तो इसको हम कहते हैं प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है, डबल कनकेव लेंस। तो जो हम लोगों ने पढ़ना है उसमें दो डबल, देखिए यहाँ पे डबल सरफेस है, यहाँ पे डबल कन्वेक्स सरफेस, इधर भी कन्वेक्स सरफेस है, इधर भी, यहाँ पे इधर कनकेव सरफेस है, इधर भी कनकेव सरफेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक प्लेन है एक कनकेव है, यहाँ पे एक प्लेन है और एक प्लेन है, यहाँ कन्वेक्स है, यहाँ एक प्लेन है एक कनकेव है, इन दोनों को जोड़ दें, ऐसे ऐसे दो ले लें, तो हमारे पास बन जाता है प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। इसी तरीके से और भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक होता है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहां से आपको पता चल ही रहा होगा कि एक जो कनकेवो कन्वेक्स लेंस है उसमें एक सरफेस कन्वेक्स का होगा और दूसरा सरफेस जो है वो कनकेव का होगा, ठीक है, ठीक है जी। और कनकेवो कन्वेक्स में क्या होगा, एक सरफेस उसका कनकेव होगा, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस कन्वेक्स होगा, ठीक है। इस तरह के भी होते हैं हमारे पास लेंस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, जो आप ग्लासेस पहनते हो वहाँ पे लिखा होता है जी ग्लासेस, हमारे को मायोपिया हो गया तो हमें कनकेव पहनना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो कन्वेक्स पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने जो ग्लासेस लगाते हो आइज़ पे, उन ग्लासेस को अगर आप देखो तो क्या वो शेप की होती है, नहीं होती वो शेप की। आप देखो वो सेंटर से मोटी नहीं होती, वो साइड से पतली नहीं होती। या फिर जो मायोपिया वालों को ये वाली यूज़ नहीं करते हम कि सेंटर से पतला होता है लेंस, नहीं होता। आपका लेंस इस तरीके का होता है, अगर आप देखो आपका लेंस
ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा, है ना। ये जो आपका चश्मा होता है, ये आपका जो चश्मा होता है, इस चश्मे में अगर आप देखो, ये वाला जो सरफेस होता है, अगर इसको साइड से देखो तो इस तरीके का नज़र आता है ना, नज़र आता ना। तो क्या इसका मतलब, ये तो कोई लेंस नहीं है, इस तरह का नहीं है, इस तरह की, तो कैसे कनकेव है। तो बेसिकली ये या तो कनकेव कन्वेक्स होता है या कन्वेक्सो कनकेव होता है। तो दो ऐसे सरफेस का बनाया होता है जो बेसिकली एक अगर कन्वेक्सो कनकेव लिया, उसमें हो सकता है कनकेव जो है वो डोमिनेटिंग हो या कन्वेक्स डोमिनेटिंग हो, तो उसके हिसाब से हमारा जो है आईज ग्लासेस जो होती है वो बनती हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमने पर इस चैप्टर में जो आपका सिलेबस है उसमें हमने कन्वेक्स और कनकेव मेनली पढ़ने हैं, बाई कन्वेक्स बाई कनकेव। ठीक है, इजी। अब चलिए इसके कुछ पार्ट्स के बारे में देख लिया जाए। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं हम, एक बात जान लीजिए कि लेंस पे पड़ने वाली हर एक लाइट, हर एक रे, किसी भी लेंस के ऊपर जब रे पड़ती है उस सरफेस के ऊपर, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फॉलो करती है। यानी कि वहाँ पर द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द द नॉर्मल, दो लाई इन द सेम प्लेन, वो भी वहाँ पे ट्रू है। और दूसरा अगर हम बोलें कि द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी वहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हर सरफेस के ऊपर, कहीं भी सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रही है वहाँ पे ये ट्रू है। ठीक है, चलिए टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले कोई भी लेंस है, उसके बीच में से कोई लाइट रे अगर उसके बीच में से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जैसे जिस पॉइंट से वो पास करती है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं बता नहीं रहा, कनकेव और कन्वेक्स की मिरर की डेफिनेशन बताई थी, लगभग वैसे मिलती जुलती आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे पोल कहते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये हो गया इसका अपर्चर। ठीक है, इसका साइज, अगर ये लेंथ तो यहाँ साइड से ऐसे दिख रहा है ना, साइड से ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसे करेंगे सीधा तो ये लेंथ सीधे में तो ऐसा दिखाई देगा, गोल ही। तो इस गोल का जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ठीक है, जो इसका डायमेंशनल साइज है, उसको कहते हैं अपर्चर। ठीक है, अपर्चर, मोटा पतला। अगर हम बोलें लेंस इज थिन, थिन का मतलब है ये बहुत बारीक है, सेंटर से भी बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड थिन लेंस। इसी तरीके से अगर हम कनकेव का बनाएं, तो कनकेव में ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ठीक है, और ये अपर्चर आ गया। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग इसके बाकी भी, अगर इसको भी अगर सामने से देखेंगे तो लेंस आपने देखा होगा असली में, वो भी ऐसा गोल सा दिखाई देता है। तो ये हो गया उसका अपर्चर, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का अपर्चर हो गया। ठीक है, थिन लेंस होगा तो ये भी साइडों से भी ज़्यादा मोटा नहीं होगा और सेंटर से भी ज़्यादा मोटा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ थिन लेंस। ठीक है जी। अब इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने 2-3 काम करने हैं। देखिए, एक तो हमने इसकी जो बाकी टर्मिनोलॉजी है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे दो फोकस आते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकल प्लेन ऑब्वियसली वैसा ही जैसे पहले पढ़ा था। फिर साइन कन्वेंशंस और डायग्राम बनाएंगे हम, जैसे हमने बनाई थी इमेज फॉर्मेशन। और साथ में फिर हम पढ़ेंगे
उसके बाद मिरर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल, वो उससे अगले लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो और मैं ज़रूर करूँगा उनको। ठीक है, आपके डाउट ठीक। हाँ, ओके जी देन।